नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे। वो करीब 100 से 150 उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जिन्होंने पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है, जो महीनों तक दिन रात चुनाव प्रचार की रणनीति में जुटे रहे। इस मुलाकात का मकसद पर्दे के पीछे के हीरोज को सम्मान देना है। उन्हें यह एहसास कराना है कि उनके योगदान पर भी खुद पीएम मोदी की नजर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कार्यकर्ताओं के साथ थैंक यू वाली ये मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भी इसी तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दे चुके हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में हर बार पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बहुत जबरदस्त अभियान चलाया, लेकिन वो सिर्फ 240 सीटें जीतने में सफल रही, जो कि 2019 में मिली सीटों से 63 कम है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। अब कार्यक्रम में क्या क्या होगा? बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम होगा। बीजेपी दफ्तर से कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालचाल जानेंगे, हौसला भी बढ़ाएंगे और इसके साथ ही तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 2014 में भी इसी तरह का कार्यक्रम पीएम ने रखा था और 2019 में भी बीजेपी की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और अब 2024 में जब 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, तब भी इस कार्यक्रम को रखा जा रहा है और बाकायदा इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उन लोगों पर भी पीएम की नज़र है जो लगातार बैकडोर से बीजेपी को लेकर प्लानिंग करते रहे, कब और कितना प्रचार प्रसार होना चाहिए, कैसे अब ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ता जो है वो डटे रहे। और शायद उसी मौजूदगी का ये नतीजा है कि बीजेपी को जीत हासिल हुई 2024, यानी कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीएम बने। इसमें कार्यकर्ता जो हैं वो कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि जो है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से भी रही, जिस तरह से कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आए। संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? क्या तैयारियां हैं? कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक यहीं पर आएंगे। यहीं से इसी आप जो सामने गेट देख रहे हैं, यहीं से बीजेपी मुख्यालय का हेडक्वार्टर का मुख्य द्वार है, यहीं से आएंगे। और इस जगह पर जहां पर यहाँ पर कुछ सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, यहीं पर पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे, उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनको अंदर लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर एक बड़े हॉल में लेकर के जाया जाएगा, जहां पर कि बीजेपी के तमाम जो कर्मचारी हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर के ऐसे कर्मचारी जो सालों से बीजेपी में दफ्तर में काम कर रहे हैं और हर चुनाव में दिन रात मेहनत करते हैं, लगभग 24 घंटे उनको काम करना होता है। और इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने जमकर जी तोड़ मेहनत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक नई परिपाटी बनाई है। एक बार उन्होंने अपने घर पर भी बुलाया था बीजेपी के तमाम जितने यहाँ के कर्मचारी उन लोगों को, और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर यहीं पर पहुँचेंगे और यहाँ पर तमाम कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ में मिलेंगे, चाय पियेंगे, हाई टी उनके साथ आयोजित की गई है और साथ ही साथ उनके साथ फोटो भी करेंगे, फोटो सेशन भी कराएंगे, कई सारी बातें भी शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, ये पहले नहीं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के ये परंपरा शुरू की है। हर चुनाव के बाद में वो बीजेपी के तमाम कर्मचारियों को बुलाते हैं, उनकी मेहनत का, उनकी जो भी उन्होंने काम किया चुनाव के लिए, उसके लिए हौसला अफजाई करते हैं, आभार मानते हैं, आभारी भी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं कि उन्हीं की मेहनत के कारण आज बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है देश में।
बिल्कुल, और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आगे बढ़कर आप उन कार्यकर्ताओं से भी बात करिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी है, क्योंकि 2014 में भी इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पर जो पर्दे के पीछे कार्यकर्ता जुटे रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उन पर भी पीएम की नज़र है और उनका भी धन्यवाद यहाँ पर किया जा रहा है। 2019 में भी इस तरह का कार्यक्रम किया गया था, 2024 में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है और धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जिनकी मेहनत रंग लाई और बीजेपी जो है वो तीसरी बार सत्ता में वापस आ पाई। इस कार्यक्रम के जरिए मकसद क्या है संजय? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले खुद बीजेपी मुख्यालय में रहा करते थे। जब 11 अशोका रोड में जब बीजेपी का ऑफिस हुआ करता था, वो खुद वहीं पर रहा करते थे। इन्हीं कर्मचारियों के बीच में उनका दिन रात निकलता था, 24 घंटे इन्हीं के बीच में गुजारते थे। तो उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग तरह का रेपो संबंध इनके साथ में स्थापित हो गया। लिहाजा जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते। जितने चुनाव हुए, हमने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का देखा, 2024 का भी देखा, और तीनों मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो इन्हीं कर्मचारियों के बीच में आकर इनका धन्यवाद अदा करना नहीं भूलते, इनके प्रति आभार मानते हैं, क्योंकि यही वो सबसे निचली जमीनी स्तर की जड़ है जिसके कारण आज बीजेपी का लगातार खड़ा। तो देखिए, कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे और अपने आप में बेहद ख़ास वो तस्वीरें होंगी। देखिए, 2014 में भी इस तरह का कार्यक्रम रखा गया था और 2019 में भी इस तरह का कार्यक्रम जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया था। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें भाजपा के बहुत ही जबरदस्त अभियान के बाद लोकसभा 2024 के नतीजे असफल रहे। पार्टी केवल 240 सीटें जीतने में सफल रही, जो 2019 से मिली सीटों से 63 कम है। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जादू नहीं चला, वो बुरी तरह से हार गए। पिछले कार्यकाल में 61 सीटों से इस बार सिर्फ 33 सीटें जीत पाए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्रों के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई है, जिसमें ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर, काशी और पश्चिमी यूपी भी शामिल है। इसमें बताया गया कि पार्टी का सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन काशी में रहा। इस क्षेत्र में 28 में से केवल 8 सीटें मिली। वहीं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी केवल 10 में से 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। देखिए, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, मंथन इस बात को लेकर भी किया गया जहां जहां बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो खराब रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, जहां पर सीटों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर 61 से घटकर 33 सीटें आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमने देखा था 2014 में, लगभग अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो 72 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और फिर घटकर 2019 में 61 हो गई और अब और ज़्यादा घटकर आधी लगभग सीटें 33 2024 में हो गई। इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी चूक ये कह सकते हैं कि पार्टी से कहाँ हो गई, कौन सा फैक्टर जो है वो काम नहीं कर पाया? देखिए, लगभग 15 पन्नों की रिपोर्ट एक सौंपी है भूपेंद्र चौधरी ने, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई सारे उन्होंने प्रमुख कारणों को भी गिनाया है। जिसमें सबसे प्रमुख कारण उनका यही कहना था कि युवाओं की नाराजगी थी, लगातार भर्तियां रुके जा रही थी क्योंकि पेपर लीक हुए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी, हर परीक्षा के पेपर लीक हो जाया करते थे, परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो जाया करती थी। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, अफसरशाही काफ़ी हावी थी। सरकार पर अफसरशाही का इस तरह का शिकंजा था कि कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होता था, उनकी कहीं जगह पर भी सुनवाई नहीं होती थी। लिहाजा कार्यकर्ता बहुत नाराज था, परेशान था, दुखी था, वो बाहर नहीं निकला। अदरवाइज होता यही था कि बीजेपी के वोटर को बूथ तक ले जाने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता ही करता था, लेकिन इस बार कार्यकर्ता ने वो काम नहीं किया, बीजेपी का कार्यकर्ता घर बैठ गया। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और जो नैरेटिव बन गया था बीजेपी के खिलाफ, वो बना था कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती, संविधान को खत्म करना चाहती है।
ये जो एक नैरेटिव बनाने में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, उसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्योंकि संविधान से जोड़ करके देखता है दलित वोट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो दलित वोटों की संख्या, दलित वोट बड़ी संख्या में जो बीजेपी को मिलता रहा था, वो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भारी संख्या में कमी आई। फिर उसके बाद में कारण गिनाया गया राजपूत वोटों की नाराजगी थी, राजपूत समुदाय की नाराजगी थी, बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक था राजपूत, जिनकी नाराजगी भी कहीं जगहों पर काफ़ी असर डालने में कामयाब हुई। तो ये ऐसे बड़े फैक्टर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की लुटिया ठीक है संजय, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से बड़े फैक्टर रहे जहां पर जिस वजह से बीजेपी को नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ, 61 से घटकर 33 सीटों पर बीजेपी आ गई। और आपसे साथ ही वहां की तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे, तैयारियों को लेकर क्या स्थितियां हैं और क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे, और इसके बाद हम चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर भी करेंगे। वोट शेयर अगर कम हुआ है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने की तस्वीरें दिखा। देखिए यहाँ पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। कार्यक्रम पूरा इन हाउस हो रहा है, जिसमें मीडिया को अलो नहीं किया गया है, कहीं पर भी विजुअल बनाने की इजाज़त नहीं होगी। अंदर मीडिया को अलो नहीं किया गया। अंदर पूरे एक बंद हॉल में एक प्रोग्राम होगा, जिसमें बीजेपी के तमाम कर्मचारियों को पहले ही भेज दिया गया है। वहाँ पर सारे बीजेपी के कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको यहाँ से रिसीव करके अंदर ले जाएंगे, तमाम कर्मचारियों से मिलवाएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी देर तक कर्मचारियों के बीच में रहेंगे, उनका सबका हालचाल जानेंगे, क्योंकि कई सारे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं। काफ़ी पहले से, काफ़ी पुराने समय से कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। ऐसे कर्मचारियों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे। उसके बाद में इन कर्मचारियों के साथ में पहले हाई टी होगी, रात के डिनर का भी आयोजन यहीं पर किया गया है। देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर तक रुकते हैं, कितना वक्त उनके साथ बिताते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि हर कर्मचारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग फ़ोटो भी कराएंगे, फ़ोटो सेशन भी होगा, और सबके साथ में मेल मुलाकात होगी। एक कह सकते हैं आप इनफॉर्मल बातचीत होगी, जिसको अनौपचारिक बातचीत कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति के सुख दुख में भी साथी बन करके खड़े होते हैं, उनके हर परिवार के भी हालचाल का हाल जानना चाहते हैं। साथ ही साथ उनको हर बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरीके से पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, दिन रात मेहनत की और पार्टी को आज इस मुकाम तक, इस शिखर तक पहुंचाने का काम किया। संजय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अनौपचारिक ये पूरी बातचीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे क्या? उसको लेकर कोई जानकारी है? संबोधन में क्या बड़ी बातें पीएम रख सकते हैं? देखिए, इस तरह का फॉर्मल आयोजन नहीं किया गया है, संबोधन नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूरा कार्यक्रम इनफॉर्मल है, पूरा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाया गया है। कर्मचारियों के बीच में जाएंगे, उनसे अपनी बात शेयर करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके साथ उनके हालचाल जानेंगे। पूरा की पूरा कार्यक्रम इनफॉर्मल बनाया गया है, उनके साथ वक्त गुजारने का कार्यक्रम है। संबोधन या भाषणबाजी देने वाले कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर चुनाव में उनके बीच में जाते रहे अभी तक 2014, 2019, और वो उसी तरह का कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी पहली बार किया गया। ठीक है संजय, जिस तरह से जानकारी हमें दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई संबोधन नहीं होने वाला है पीएम का, अब सीधे बातचीत होगी कार्यकर्ताओं से। बहुत सारे ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको बाय फेस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और उनके सुख दुख में साथ प्रधानमंत्री हमेशा खड़े हुए नजर आए हैं। उनका धन्यवाद जो है वो अदा किया जाएगा, जिस तरह से वो ग्रास रूट लेवल पर काम करते रहे पूरे चुनाव भर बीजेपी के लिए। संजय, क्योंकि इससे पहले मैं जिक्र उत्तर प्रदेश को लेकर कर रही थी, जहां सबसे ज्यादा डेंट जो है वो बीजेपी को मिला है। और अगर हम वोट परसेंटेज को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें वोट परसेंटेज जो है, वोट परसेंटेज गिरा है बनारस का, कानपुर का, बुंदेलखंड, ये वो एरिया है जहां पर 8% वोट बीजेपी का गिरा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हो? और अयोध्या जिसने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाया, जिसने सबसे ज्यादा डेंट बीजेपी को दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था सभी के लिए।
देखिए, उत्तर प्रदेश को जो जानता है वो ये भी जानता है कि वहाँ पर सामाजिक समीकरण सबसे बड़ा मायना रखते हैं। वहाँ पर जातिवाद हावी है। वहाँ पर जैसे अयोध्या की भी हम बात करें तो वहाँ पर वो एक ऐसी सीट है जहाँ पर कि बीजेपी 4 बार जीतती है तो 4 बार हारती भी है। तो अयोध्या ऐसे ही ऐसी सीट है, पहली बार नहीं हुआ बीजेपी के साथ कि अयोध्या हारी हो। पहले भी बीजेपी अयोध्या हारती रही है। बाबरी मस्जिद जब टूटी उसके बाद भी बीजेपी ने जब वहाँ पर चुनाव लड़ा उसके बाद भी बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। तो ये नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। और वहाँ पर लगातार जातिवाद काफ़ी हावी है। और हमने देखा, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कि जिस तरीके से संविधान बदलने का, संविधान को खत्म करने का नैरेटिव बनाने का काम जो किया गया, वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि बड़ी भारी आफत बन करके सामने आया, जिसने बीजेपी का वोट शेयर कम करने का काम किया। और एक बड़े तबके को जो दलित तबका था, जो बसपा से छिटक करके जो वोट बीजेपी को मिला था पिछले 2 चुनावों में, वो वोट इस बार बीजेपी के हाथ से निकल करके कहीं सपा को गया तो कहीं कांग्रेस पार्टी को गया। तो वो एक ऐसा वोट था जो कहीं ना कहीं बीजेपी का कम हुआ, दूसरी पार्टियों को मिला, जो दूसरी पार्टियों की सीटें बढ़ाने में कामयाब रहा। और बीजेपी की सीटें उसने लगभग आधी कर दी। संजय, जो रिपोर्ट सौंपी गई है भूपेंद्र चौधरी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको लेकर आप जिक्र कर रहे हैं कि 15 पन्ने की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट की क्या बड़ी बातें रही? देखिए, उसमें कई सारे कारणों का उन्होंने खुलासा किया। सबसे पहला काम तो भूपेंद्र चौधरी ने ये किया कि पूरी तरह से विधानसभा लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सिर पर ले ली, कि संगठन का प्रमुख होने के नाते हार की जिम्मेदारी खुद की उनकी है। साथ ही उन्होंने बड़े जो कारण बताए, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा कारण यही बताया कि संविधान बदलने का जो नैरेटिव था बीजेपी के खिलाफ भारी पड़ा। इसके अलावा राजपूतों की नाराजगी रही, युवाओं का पूरी तरह से रुझान बीजेपी की तरफ से हट चुका था, क्योंकि बीजेपी को मान के चल रहे थे कि उनको नौकरियां दिलाने में कामयाब नहीं रही। रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या से युवा काफ़ी त्रस्त थे, नाराज थे, लिहाजा युवाओं के वोट कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को गए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो नाराजगी थी वो थी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, और वो एक ऐसा इतना सबसे बड़ा कारण है कि जो बीजेपी की हार में तब्दील हो गया, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं निकलता है, वो वोट बीजेपी के वोटरों को ले जा करके वोट डलाने नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमी का सामना करना पड़ा बीजेपी को। इसी कमी के कारण बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही अब नजरें जो हैं वो 2027 के चुनाव पर भी अब रहेंगी। और इसके बीच हमने देखा पिछले 2 दिन से जो तमाम अटकलें चलती रहीं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो दिल्ली में रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ये कह सकते हैं कि अमित शाह से मुलाकात जो है वो नहीं हुई उनकी। भूपेंद्र चौधरी की लगातार मुलाकात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई। इन सब के बीच तमाम अटकलें जो हैं वो उत्तर प्रदेश को लेकर लगाई जाती रहीं। इसके साथ ही हमने देखा कि इन अटकलों के मायने आप क्या हैं और क्या इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है, आप इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, पीएम के